रिक्शा, स्कूटर, बसेस, तो इसी स्टेशन के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट की बसेस, एनएएसटी की बसेस, स्टेट मध्य प्रदेश सरकार की बसेस, फिर प्राइवेट बसेस और इसके साथ सिटी बसेस, इसका सेंटर, मेन सेंटर इसी के अंदर होगा ताकि यहाँ से बस नागपुर शहर में जाएगी। फिर नागपुर मेट्रो जो है इसका स्टेशन भी इसको लिंक होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि अभी जिसका विचार इसमें नहीं हुआ था, जो आज हमने सुझा है कि हम लोग नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल, नागपुर से गोंदिया, नागपुर से रामटेक और नागपुर से वड़सा और नागपुर से गोंदिया, नागपुर से अमरावती, ये पूरों को ब्रॉडगेज मेट्रो से जोड़ रहे हैं और इसको अनुमति मिल गई है। अब इसमें मेरे अंदाज से 5 साल के बाद 100 मेट्रो कम से कम चलेगी। और ये जो विदर्भ, पूर्व विदर्भ के 5 जिले और पश्चिम विदर्भ का एक अमरावती का जिला, और ये मेट्रो से कनेक्ट हो जाएंगे तो ये लोग, इतने 6 जिले के लोगों को कहीं भी जाना है, हवाई जहाज से जाना है या दिल्ली, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, तो ब्रॉडगेज मेट्रो से आएंगे जिसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो 1.25 घंटे में अमरावती से नागपुर आएंगे और इसका इकोनॉमी का टिकट एसटी के बराबर का होगा, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। तो बिजनेस क्लास और तो साधारणतः आज इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था 1.5 लाख की कैपेसिटी, वो कम से कम 5 लाख लोग इस स्टेशन पर आएंगे और ये नागपुर का सही में मल्टी मॉडल हब बनेगा और इसमें एक वर्ल्ड का सबसे अच्छा स्टेशन बने, ऐसा हमारा प्रयास है। आज उसके डिटेल प्लानिंग की चर्चा हुई। इसमें पेड़ के बारे में काफ़ी आप लोग भी लिखते हैं। तो पहली बात तो ऐसी है कि नागपुर में अब इसी स्टेशन में आज जेसीबी कंपनी के एमडी को मैंने बुलाया था और मैंने जेसीबी के कंपनी को कहा है कि ये जो स्टेशन बनेगा, यहाँ जब काम होगा तो डीजल काफ़ी फूका जाएगा जिससे पोल्यूशन होगा। तो सीएनजी के ऊपर यहाँ के मशीन चले सब, ताकि नागपुर में पोल्यूशन ना हो। और इसी स्टेशन में हम लोग एलएनजी, सीएनजी और पेट्रोल डीजल के स्टेशंस भी बनाने की सूचना की। फिर ई रिक्शा है, वो भी इसमें आएगी। इलेक्ट्रिक चार्जिंग को भी करने की बात कही, स्कूटर के लिए भी पार्किंग की बात की है। तो स्वाभाविक रूप से इसमें हमने ये तय किया है कि इसका फिर से रीअध्ययन करेंगे और कम से कम पेड़ कटे। और जो नीरी तक पहुंचा है वो मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा, वहाँ तक नीरी की जगह लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए उनको हमने आज पूर्ण सुझाव दिए कि इसमें कम से कम पेड़ कैसे कटेंगे, इसके आधार पर इसका रीप्लानिंग करिए। और जो एक तो कटने का टाइम है तो पहले प्लेन जो पेड़ है वो ट्रांसप्लांट करें, वो इसी कॉम्प्लेक्स में करें और इसी कॉम्प्लेक्स में ट्रांसप्लांट करें। और यहाँ नहीं होता तो नेशनल हाईवे का रोड पर, रिंग रोड पर पूरे करें और शहर में लगाए, उसके तक आएगा नहीं। दूसरी 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें हुई है। एक, ये स्टेशन से रिंग रोड तक सब दिशा में जाने के लिए सीमलेस ट्रैफिक कैसे बने। अब जैसे मेडिकल में एक जगह पर शायद कितने 5 रोड आते हैं कि 6 रोड आते हैं, एक जगह पर 6 रोड आते हैं, तो उसको भी ऊपर के ऊपर सिग्नल लेस निकल जाए। अभी हमारे अशोक चौक पर भी हम लोग ऊपर में एक रोटरी बना रहे हैं। तो धीरे धीरे इस स्टेशन के दृष्टि से कोई भी ट्रैफिक सिग्नल चारों दिशा में लोग तुरंत जा सके, इस प्रकार के रोड बनाने के लिए इसका ट्रांसपोर्ट प्लानिंग करने के लिए ऑलरेडी शुरुआत थी। आज मैंने कहा कि डिटेल में लोगों के सुझाव लो, एमएलए, हमारे एमपीज, हमारे नगर सेवक, कारपोरेटर्स और पब्लिक के भी सुझाव, एनजीओज, संस्था है, उनका भी सुझाव लो और पत्रकारों को भी। और आप सब सुझाव दीजिए। अग्रवाल साहब के पास एक वेबसाइट खोल देंगे और उसमें आपके जो भी सुझाव है, क्योंकि पहले आपको जानकारी मिले कि ये क्या हो रहा है, फिर आपके सुझाव भेजिए, सबका विचार करेंगे। दूसरी बात जो रेलवे के है, आज मैंने सुझाव दिया कि रेलवे के जितने कर्मचारी हैं उनको आज से 3 गुना अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। स्कूल मिलेगी, उनको प्लेग्राउंड मिलेगा जो आज है वैसी, जितनी आज की सुविधा है उससे 3 गुना अच्छी सुविधा। और पहली प्रायोरिटी उनकी टाउनशिप पहले बनेगी। अब वो टाउनशिप बनते समय पेड़ काटने के लिए कोई जब खाली जगह है वहाँ ये बनेगी तो पेड़ काटने की संभावना कम होगी। तो वो भी मैंने आज कहा कि ये भी देखो कि इसमें पेड़ कैसे कम कटेंगे। तो ओवरऑल पेड़ एक तो कटे नहीं, कम से कम कटे, पहले तो ट्रांसप्लांट हो
और इसमें इन्वायरमेंट के बारे में कंस्ट्रक्शन में भी सीएनजी का उपयोग कर रहे हैं डीजल के बजाय। तो इको फ्रेंडली, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का विचार करते हुए ये स्टेशन बने और उसका मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट मोड इलेक्ट्रिक हो। और अब मैंने भी तय किया है कि अब कल से इसके बाद मैं नागपुर में, मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी है सरकार की, अब बुलेट प्रूफ इलेक्ट्रिक की गाड़ी तो बनी नहीं है, पर मैंने तय किया है कि अब इसके बाद नागपुर में मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में ही घूमूंगा, ताकि वो डीजल पेट्रोल की गाड़ी नहीं। और मैंने महापौर साहब को कहा कि उनकी गाड़ी भी वो सीएनजी पर कन्वर्ट करें और पूरे नागपुर में नागपुर कारपोरेशन मेयर, डिप्यूटी मेयर, ताकि नागपुर ये प्रदूषण से मुक्त हो। स्वच्छ नागपुर, सुंदर नागपुर और प्रदूषण मुक्त नागपुर और ग्रीन नागपुर हिंदुस्तान के नंबर 1 की ग्रीन सिटी बने हैं। और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट हमारी प्राथमिकता है, वो पहले ही है। तो इसलिए ये स्टेशन जो होगा इसमें इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट, जो ब्रॉडगेज मेट्रो का आएगा, इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी, तो स्वाभाविक रूप से नागपुर का पूरा जो इसका जो चित्र है वो पूरा इसका प्लान अभी ये रखा है, बहुत सुंदर है, फिल्म भी आपने देखी है। इसमें और सुझाव लेकर इसमें जो भी सुधार करना है वो करके आपके सबके सुझाव देके फाइनल होगा। और फर्स्ट फेज में मैंने ये कहा कि लैंड पूरी ले लो, और फर्स्ट फेज और सेकंड फेज 2 फेज में फिर काम करेंगे। और फर्स्ट फेज में पहला काम मैंने रेलवे का जो पुनर्वसन है अच्छे क्वालिटी का, स्कूल से लेकर प्लेग्राउंड से लेकर सबके मकानों तक, ये पहला काम तुरंत करिए और बाद में फिर हम बाकी कामों की शुरुआत करेंगे। और महाराष्ट्र सरकार के भी विनंती करेंगे कि अगर वो देंगे तो इसमें जेल की जगह के बारे में बीच में बात हुई थी, तो हम लोग भारत सरकार के जो है उसके लिए तो मैं बात हुई है मेरी, फूड कारपोरेशन की जगह ले रहे, और ये इरिगेशन और इनके बदले में हम उनको बांध के भी दे सकते हैं। जो भी उनका प्रपोजल होगा वो हम लोग करेंगे। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और यहाँ के पालक मंत्री, उनसे भी सबसे अनुरोध करेंगे कि नागपुर में ये भव्य 1200 करोड़ मेरे मिनिस्ट्री ने इस प्रकल्प के लिए दिया है। रेलवे अपनी ये पूरी जगह दे रही है, तो महाराष्ट्र सरकार भी हमारे साथ आए और शहर में वर्ल्ड का सबसे बेस्ट और सुंदर, स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण से मुक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये मल्टी मॉडल हब, और जिसको नाग नदी अच्छी बनने से एक वाटरवेज का भी जुड़ेगा। तो वाटरवेज, रोडवेज, एयरवेज और रेलवेज चारों का लगभग एक जगह पर ऐसा ये बन रहा है। तो ये एक नागपुर में अपने आप की एक विशेषता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके बिल्कुल सुझाव भी दीजिए, और इस प्रकल्प को आपका सपोर्ट चाहिए। आपके समर्थन के बिना ये नहीं होगा, और इसलिए आप मीडिया से भी इसको सपोर्ट करिए। कोई गलती होती है, कोई आपके हमारे से, तो जरूर लिखिए, उसका स्वागत है। पर अगर इसमें कोई पॉजिटिव सुझाव होंगे तो वो भी हमारे पास लाइए। नागपुर की शिक्षण संस्थाओं को, इंजीनियर्स, एक्सपर्ट को, एनजीओज को, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, एमएलए, एमपीज को, कारपोरेटर्स को और सभी प्रकार के लोगों को मेरा आह्वान है कि ये नागपुर की जनता के हित के लिए और नागपुर को वर्ल्ड के मैप पे पहुंचाने के लिए हम लोग ऐसी ऐसी एक एक चीज़ कर रहे हैं कि नागपुर वर्ल्ड के मैप में पहुंचे। तो उस भाव से ये हो रहा है, और मेरे डिपार्टमेंट 1200 करोड़ इसमें फर्स्ट फेज में खर्चा कर रहा है। फिर इसके बाद जब और पैसा जनरेट होगा तो रेलवे की कारपोरेशन जो है वो आरटीएनएल ना, आरवीएनएल और एनएचआई दोनों मिलकर ये बनाकर ये हमने एक ये बनाया है जॉइंट वेंचर में, और वो एक कंपनी बनेगी, एसपीवी बना रहे, स्पेशल व्हीकल, और ये दोनों इसके मालिक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मालिक है। ये कोई इंडिविजुअल का प्रोजेक्ट नहीं है, जनता के लिए बना हुआ प्रोजेक्ट है, और इसलिए आप लोग उसमें सहयोग करिए। मैं परिचय कर देता हूँ, मनोज कुमार हमारे मेंबर है एनएचआई के, और ये बहुत अच्छे अधिकारी हैं। आपको पता होगा कि दिल्ली और मुंबई के बीच में हमने 1 लाख करोड़ का हाईवे बना रहे हैं, और लैंड एक्विजिशन पूरी हो गई, और जेएनपीटी से लेकर दिल्ली तक। और मुझे बताते हुए खुशी हुई कि 1 लाख करोड़ का हाईवे का 50% काम हो गया है, और 1-1.25 साल में, मैं तो इनको पीछे पड़ा हूँ कि 1 साल में पूरा करो। तो मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि दिल्ली मुंबई हाईवे 1 लाख करोड़ का मैंने बना लिया, पर ये महानगर पालिका और कलेक्टर ऑफिस के सहयोग से मेरे घर के सामने केड़ीबाग रोड 7 साल से नहीं बना पाया। केड़ीबाग रोड बन रहा है,
मैं भी सजा के रूप में महल में अभी तक रहने के लिए नहीं जा पाया हूँ। जब रोड बनेगा तो रहने के लिए जाऊंगा। मैं महल छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो मैं स्टेशन को उधर ही मेडिकल चौक से ही आने वाला हूँ। तो मैं ज्यादा दिन इधर ये रेलवे लाइन के इधर नहीं रहने वाला हूँ, उधर जाने वाला हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि हमारे पूर्व नागपुर, दक्षिण नागपुर, उत्तर नागपुर, इनको, क्योंकि पश्चिम नागपुर में रोड अच्छे डेवलप है, ब्रिजेस है, तो मेट्रो भी अगर सब जगह अच्छी है तो उधर का एरिया भी एक्सेसिबल हो और अच्छा हो, और ये स्टेशन बने ना। ये जो पुराना ब्रिज है इसको तोड़कर नए ब्रिजेस का निर्माण करने का डिजाइन है, इसमें सब देख लीजिए आप। पार्किंग एम्पल है, ग्रीनरी अच्छी है, और रेस्टोरेंट, होटल्स, मॉल्स, सब प्रकार की सुविधाएं होगी, रोजगार मिलेगा। इस एक प्रोजेक्ट से कम नागपुर में 10,000 युवाओं को एडिशनल रोजगार मिलेगा। ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बस इसके बाद में अलग होगा। जनता के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आज कई घाट रोड पर बैठा है, कोई वाघाराम देवी के पास, कई तो फुटपाथ पे बैठे हैं। इसके बजाय एयर कंडीशन चकाचक 3 स्टार क्वालिटी की व्यवस्था है, आम आदमी को बस डिपो में मिलेगी और अच्छी सर्विस मिलेगी। तो एक प्रकार से जनता के हित में ये प्रोजेक्ट है। आप लोग जरूर सहयोग करिए। अब आपको कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए, मैं जवाब दूंगा आपको। एक जन पूछिए, माइक ले लीजिए। हेलो, वो माइक दे देंगे आपको। हेलो। एक नितिन जी, ये बताएं कि कितने एकड़ में है ये, और कितने खर्च आएगा, और कितने सालों में ये पूरा होगा? देखो, ये अभी रेलवे की जगह कितनी है? टोटल जगह 200 एकड़ है, जो स्टेशन और बस स्टैंड 44 एकड़ में बना है। ये 200 एकड़ जमीन है, पर अभी हमने कॉन्कर्ड की जमीन मांगी है, फिर हमने इरिगेशन की जमीन मांगी है, उसके लिए भी अभी अप्लाई करेंगे। फिर हमने मेडिकल डिपार्टमेंट की जमीन मांगी है, जेल की मांगी है, फूड कॉर्पोरेशन की मांगी है। पर फर्स्ट फेज में 44 एकड़ पर केवल स्टेशन है। पर आज ये 1.5 लाख कैपेसिटी का लेकर बना था, पर ब्रॉडगेज मेट्रो के कारण, और मेट्रो में भी 3.5 लाख कैपेसिटी मेट्रो की होने की संभावना है। अगले 15-20 साल को सोचते हुए इसको कम से कम 5 से 7 लाख की कैपेसिटी करनी होगी। और बुलेट ट्रेन भी यहाँ आएगी। तब ये प्लान किया था, ब्रॉडगेज मेट्रो विजुअलाइज नहीं की थी। तो ये सब देखते हुए इसको फिर से एक बार थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी 1200 करोड़ इसको मंजूर है ऑलरेडी। मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, जिसका मैं मंत्री हूँ, मेरे विभाग ने 1200 करोड़ दिए हैं, जगह रेलवे ने दी है। और फिर इसमें कुछ कमर्शियल डेवलपमेंट करके हम लोग जो रेवेन्यू आएगा वो इसी में डालेंगे, और ये सेल्फ सस्टेनेबल भी होगा। और रेलवे की जो कंपनी है वो, और हम NHI, ये दो मिलकर जॉइंट वेंचर में एक SPV हमने बनाई है, वो इसकी मालिक होगी। और महाराष्ट्र सरकार से भी लैंड मांगकर डेवलप करेंगे, उनको भी पुनर्वसन अच्छा करके देंगे। और जमीन के लिए भी क्या, उनसे जो भी है जैसी बात है, क्योंकि अब पब्लिक यूटिलिटी के लिए मांग रहे, कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए नहीं मांग रहे। और उनका जेल है तो जेल बना के देंगे उनको। अच्छा, तो ये पूरी बात में ये एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा। वो पूरी जमीन पकड़कर ये 600-700 एकड़ जाएगा, अंदाजा ना, मैंने अभी गिना नहीं है। और 1200 करोड़ अभी इसके लिए भी मंजूर है। ये 2-3 साल में पूरा करें। मैं अगला चुनाव होने के पहले, मेरा तो डायरेक्ट ओपन ही एजेंडा होता है, तो अगला चुनाव में वोट मांगने के लिए जाने के पहले ये प्रोजेक्ट पूरा करने की कोशिश करूंगा। हाँ, बुलेट ट्रेन के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, पर बुलेट ट्रेन के बारे में महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार के रेलवे मिनिस्ट्री में चल रही है चर्चा। बुलेट ट्रेन का स्टेशन इसमें बनेगा, इतना ही हमारा संबंध है। ब्रॉडगेज मेट्रो के बारे में मैं अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर, आपका सहयोग चाहिए, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि एक दिन में इतनी ज्यादा न्यूज देने से आपकी भी अड़चन होगी। नितिन जी, रेलवे कॉलोनी, हाँ, 1 मिनट। अभी 1200 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट ने इसको बजट में मंजूर किया है। नाही पत्रकारांनी पण फिरलं पाहिजे। मी तुम्हाला एक गंमत सांगतो। माझ्याकडे इलेक्ट्रिक गाडी आहे, 25,000 रुपये पेट्रोलचा खर्च 2,000 रुपयावर आला। तुमच्या जेवढ्या पत्रकारांजवळ तुम्ही पेट्रोलवर चालणारी गाडी चालवता त्याचा खर्च जर 8,000 रुपये असेल तर इलेक्ट्रिकचा खर्च 1,000 रुपये होईल, 6,000 ते 7,000 रुपये बचत होईल।
आणि आता बायो CNG जो आहे ज्याचे ऑलरेडी ऑटो रिक्षा बसेस कन्वर्ट झाला, त्याचे 4-5 स्टेशनही तयार होऊन झाले, 2-3 चालू आहेत. ऑटो रिक्षा रोज कन्वर्ट होतात आहेत. तर याच्यामध्ये तुम्ही जर केलं तर 100 रुपये जर तुम्ही डिझेलवर खर्च करत असाल तर बायो CNGवर तुमचं 40 ते 45 रुपये मेंटेनन्स कॉस्ट कमी होते. महानगरपालिकेच्या जेवढ्या गाड्या त्या जर एक मी सुचवलं आहे, महापौरांना विनंती केली आहे की तुम्ही तुमच्या मागे आता एक हे करा, CNG स्टेशन टाका आणि येणाऱ्या नगरसेवकांच्या गाड्या तुमच्या गाड्या सगळ्या CNGवर चालवा. यांची 8-10 हजार रुपये बचत होईल. त्याचबरोबर पोलीस कमिशनरांना विनंती करणार आहे मी की तुम्ही पोलीसच्या गाड्या कन्वर्ट करा. मी निरीला कन्वर्ट केली, निरीवाल्यांनी मान्य केलं की एन्व्हायरमेंटमध्ये आम्ही काम करतो, आम्ही CNG स्टेशनला जागा देतो, आमच्या गाड्या कन्वर्ट करतो. माझी पत्रकारांना विनंती आहे, नगरसेवकांना विनंती आहे, आमदारांना विनंती आहे की आपण आता पेट्रोल डिझेलच्या ऐवजी इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडिझेल, बायो CNG आणि इलेक्ट्रिक, आता हायड्रोजन फ्युएल सेलचा मी प्रयत्न करतो आहे. आणि आता मी काल तुम्ही वाचलं असेल की लिथियम आयन बॅटरीच्या ऐवजी एअर ऑयन किंवा इतर मेटलच्या ॲल्युमिनियम किंवा स्टील ऑयन याच्याकरता आम्ही स्पेशल रिसर्च करण्याकरता प्रयत्न करतो आहे की भारत याच्यात पुढे जावा. आम्ही स्क्रॅपिंग पॉलिसीला परवा काढला आहे, मीच ऑर्डर काढला माझ्या विभागातून की सरकारी गाड्या 15 वर्षांनंतर सगळ्या स्क्रॅप होतील आणि सगळ्या सरकारी कॉर्पोरेशनला ते लागू झालं. तर कॉर्पोरेशननी पण आता महापौरांनी काढावं की 15 वर्षांच्या गाड्या स्क्रॅप कराव्या. त्यामुळे हळूहळू आपण सगळेजणी आणि Euro 6 जे BS6चे नॉर्म्स होते तर BS4 वरून आम्ही उडी मारली आणि एकदम 6वर गेलो आणि ते पेट्रोल डिझेल पण त्या नॉर्मचं आणलं. त्यामुळे 70,000 कोटी पेट्रोल मिनिस्ट्री खर्च केले आहे, कारण पोल्युशन कमी झालं पाहिजे. तेव्हा नागपूरला प्रदूषण मुक्त करण्याकरता आमदार, खासदार, पत्रकार, सगळे ऑटो रिक्षेवाले, बसेसवाले, सगळ्या जनतेला माझं आव्हान आहे की कन्वर्ट फ्रॉम पेट्रोल डिझेल टू CNG और इलेक्ट्रिक. आणि आता इथेनॉलचे पंप मंजूर मिळाले आहेत, त्याचेही पण बाईक आपण आता आणू. इलेक्ट्रिकच्या बाईक नागपुरात सुरू करायच्या आहेत. तर याच्यात सगळ्यांनीच सहकार्य करा. नितीनजी, रेल्वे कॉलनीत हजारो हा जास्तीत जास्त 2 महिन्याच्या आत सगळं होईल. पण आता पहिल्या फेजमध्ये रेल्वे करता जी क्वार्टर आणि याची जागा आहे ती आजच मी बसणार आहे, आता रेल्वेवाल्यांशी बोलणार आहे आणि ते करून ते काम लगेच सुरू करू. रेल्वेचं पुनर्वसन पूर्ण झाल्याशिवाय मग त्यांना राहतील कुठे, जातील कुठे. तर फर्स्ट प्रायोरिटी त्यांचं काम पहिले करू आणि मग त्याप्रमाणे काम सुरू करू. नितीनजी, याचा एरिया कुठला राहील रिअलोकेशन? एक एक काय आता असं आहे की हे पुन्हा रिअलोकेट करू आणि झाडं जेवढी आहे तेवढी याच साईटवर ठेवू, जिवंत ठेवायचा प्रयत्न करू. जिथे ती साईट थोडीशी चेंजेस करू की झाडं जास्त कापलं जाणार नाही आणि जिथे कापायची वेळ तिथे ट्रान्सप्लांट करू ते तिथेच ठेवू. त्याच्यावर जो खर्च आहे तो आम्ही करू. पर झाडामागे 30,000-35,000 रुपये खर्च येतो, तोही करू. आणि त्याच्यानंतर जर झाडं ट्रान्सप्लांट करायचं असेल तर नॅशनल हायवे आणि स्टेट हायवेवर, रिंग रोडवर करू आणि कुठलेही झाडं कापणार नाही, हा असा आम्ही त्यात प्रयत्न करू. नितीनजी, रेल्वे कॉलनीच्या रिअलोकेशनसाठी आपण कुठली जागा आयडेंटिफाय करण्याचा विचार करतोय? आणि आता मी ही मीटिंग संपल्यानंतर एकदा बसणार आहे आणि त्याच्यानंतर जी जागा मोकळी आहे आणि त्यांनाही सोयीची होईल आणि त्यांना ॲक्सेस मिळेल, सगळीकडे जाता येईल, त्या कर्मचाऱ्यांची, अधिकाऱ्यांची सुविधा आणि आजच्यापेक्षा 3 पटींनी चांगल्या सुविधा त्यांना मिळतील, शाळेपासून तर सगळ्या, त्या पहिले करून देऊ आणि मग पुढे जाऊ. आणि हा ब्रिटिशकालीन पूल जो आहे अजनीचा ब्रिटिशकालीन पूल, तुमच्या हस्ते कार्यक्रम घेऊन तो तोडायचा कार्यक्रम करू. हा कशाची? हा मी यातला तज्ज्ञ नाही आहे. याच्यामध्ये जे ट्रान्सप्लांट करणारे जे तज्ज्ञ आहेत ते ठरवतात. मी एका तज्ज्ञाला पाठवलं होतं, त्यांनी मला अनऑफिशियली असं सांगितलं की 70% झाडं ट्रान्सप्लांट करता येतील. त्याच्यावर NHI मध्ये आता एक्सपर्ट बोलवून त्यांच्या सल्ल्याने काम होईल. आपण जर त्यातले तज्ज्ञ असाल तर काही सल्ला असेल तर देऊन द्या यांना. सर 1 मिनिट सर. सतीश दंडारे, नवभारत, नागपूर सर. त्याचा कायाकल्पना होऊ शकत. हे या ज्या ब्रिटिश कंपनीने या बांधलेला आहे त्यांनी पत्र पाठवलेलं आहे की हा ब्रिज आता तुम्हाला
काही झालं तर आम्ही जबाबदार राहणार नाही. त्याचं आयुष्य संपलं आहे, त्यामुळे त्याचा कायाकल्प होणं शक्य नाही. पण एक कालच माझ्याकडे प्रेझेंटेशन झालं आहे की जुने जे ब्यूल होते त्याच्यामध्ये आता एक जे कार्बन स्टील नवीन तयार झाला आहे आणि ते तशी स्टीलवाल्यांनी किमती वाढवल्यामुळे मी आता सगळे विकल्प शोधायला सुरुवात केली. तर ते कार्बन स्टील असं गोल असतं वायरसारखं इलेक्ट्रिकच्या, आणि त्याचं कॉन्क्रीटमध्ये टाकून त्याची स्ट्रेंथ खूप जास्त आहे. तर त्याच्यावर मी काल प्रेझेंटेशन पाहिलं परवा. रिलायन्सनी याची फॅक्टरी बडोद्यात सुरू केली आहे आणि स्टीलचा ते पर्याय आहे. तर काल मी टेक्निकल प्रेझेंटेशन पाहिलं, रशियात आणि अमेरिकेत ते चालू आहे आणि अशा जुन्या पुलांना स्ट्रेंथन करायला ते वापरतात. पण आपल्या इथे त्याचे नॉर्म्स अजून ठरले नाही आहे. तर तरी पण हा जो पूल आहे हा आम्ही जतन नाही करणार, हा तोडणार आहे आणि याच्या ठिकाणी केबल स्ट्रीट ब्रिज बांधलेला आहे नवीन, जसा आपण रामझुला बांधला है ना तसा नवीन डिझाइन केला. सर एक आपने अभी ये कहा कि अजनी के समान, सर इधर, हाँ सर, सतीश दंडारे नव भारत से. अभी आपने कहा कि अजनी के आप समान. पत्रकार हैं? हाँ सर, अच्छा अच्छा, कौन से पेपर से? नव भारत से. अच्छा अच्छा. सर अजनी के समान वाराणसी में भी आईएमएस बनने वाला है, ऐसा भी आपने बताया कि जेटली जी ने 2 प्रोजेक्ट दिए थे वाराणसी और अजनी को लेके. और हाल ही में जो वाया गोंदिया जबलपुर होते हुए जो एक रूट तैयार हुआ है उसमें इतवारी रीवा ट्रेन अनाउंस हुई है. तो क्यों ना अजनी, ये इतवारी को अजनी लाके अजनी और वाराणसी से जोड़ दिया जाए तो दोनों आईएमएस जुड़ सकते हैं. ये रेलवे के अंतर्गत विषय है. वैसे कृष्णा खोपड़े जी जो आमदार हैं ये मेरे पीछे पड़े कि नए स्टेशन का भी कुछ उद्धार होने वाला है, यहाँ अजनी में नया बन रहा है. तो उन्होंने कहा इतवारी स्टेशन भी अच्छा बनाओ, पर अभी तक उसका अध्ययन हुआ नहीं, अभी तक कुछ उसमें हुआ नहीं आगे. आपका सुझाव है, ध्यान में रखेंगे. थैंक यू. हाँ बिल्कुल नहीं पूछे. ये एक ही है, भोजन का कार्यक्रम भी उसी के लिए आज. तो मैं लगता सवाल आपके समाप्त हो गए. मैं हाँ कुठल्या कुठली जागा? खापरीला असं आहे, देर आर मल्टी मॉडल हब मध्ये 2 प्रकार आहे. मल्टी मॉडल पॅसेंजर हब आणि मल्टी मॉडल गुड्स हब, कार्गो हब. जसं नागपूरचा एअरपोर्ट होता हा मल्टी मॉडल कार्गो हब होता आणि त्याच्यातून आपण तो डेव्हलप करतो आहे मिहानचा, याची सुरुवात झाली. तसं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब जे आहे ते नागपूरच्या बाहेर न्यायचं, ते इथे ठेवायचं नाही. तर नागपूरच्या मेट्रोपॉलिटन एरियाच्या बाहेर, आणि तुम्ही पण मदत करा की इतवारी गांधीबागमधले सगळे गोडाऊन, मला माहीत आहे काही लोक नाराज होतील, पण तुम्ही याला मदत करा की हे सगळ्या नागपूर शहराच्या रिंग रोडवर न्या. दुसरं, नागपूर शहरात ट्रक, कार, वर्कशॉप सगळ्या रोडवर सगळ्यांनी टाकले आहेत. कामठी रोडपासून बॉडी बिल्डिंग या सगळ्या नागपूर शहराच्या बाहेर रिंग रोडवर जागा घेऊन गेले पाहिजे. मी NHIच्या NITच्या चेअरमनला सुचवलं की तुमचं काम आहे की तुम्ही जागा लोकेट करा आणि या लोकांना पर्यायी जागा देऊन नागपूर शहरात बाहेर न्या, म्हणजे नागपूर शहरात रोडवर ॲक्सिडेंट होणार नाही, ट्रॅफिक जाम होणार नाही आणि पोल्युशन होणार नाही. तर हे पुढे ट्रान्सपोर्ट हब जे आहे, कार्गो हब, हे आता वर्धेला, जे माझ्या विभागातर्फेच मी ड्रायपोर्ट बनवलं होतं मी शिपिंग मिनिस्टर असताना, ती जागा आता NHIकडे यांच्याकडे झाली आहे आणि तिथे आम्ही आता मोठा लॉजिस्टिक पार्क डेव्हलप करतो आहे. आणि तो लॉजिस्टिक पार्क वाढून तिथेच आम्ही कॉन्कॉर्डलाही पण म्हटलं की तुम्ही तिथे या अजनीवरून, आणि तिथे वेळ पडली तर आम्ही अजून जागा ॲक्वायर्ड करू आणि विदर्भातलं, महाराष्ट्रातलं आणि देशातलं सगळ्यात मोठं लॉजिस्टिक हब सिंधी रेल्वे तिथे बनवतो आहोत. आणि त्यामुळे नागपुरातले पण गोडाऊन हळूहळू सिंधीला गेले तर पुढले 10 वर्षानंतर नागपूर एवढं डेव्हलप होऊन आला आहे की आता खापरी, गुमगाव आणि बुटीबोरीपर्यंत नागपूर एक होऊन जाईल. त्यामुळे आता नागपूरचा 25 वर्षाचा विचार करताय, पलीकडे जाऊन विचार करावा लागेल. आणि म्हणून वर्धा जे सिंधीचं आहे ते लॉजिस्टिक हब आम्ही डेव्हलप करतो आहे. मिहानमध्ये कार्गो करता आता जास्त एन्करेजमेंट करू नये असं माझं मत आहे. मिहानचा कार्गो फक्त विमानातून जो माल जातो आणि येतो त्याच्याकरताच फक्त राहील.
ते बेसिकली बाकी करता नाही आहे. आणि मी जे वर्धेचं जे हब आता सांगतोय, जे सिंधीला, वर्धेला नाही सिंधीला, ते तिथे आपण नागपूरचं भविष्यातलं सगळ्यात मोठं लॉजिस्टिक पार्क हा तिथे करतो आहे. आणि ऑलरेडी तोच ही जागा निवडलेली आहे. पहिल्यांदा देवेंद्रजी मी बोलून ते जे प्रश्न त्यांनी विचारला तो बरोबर आहे. ज्यावेळी या स्टेशनवर चर्चा झाली तेव्हा इथे पॅसेंजर मल्टीमोडल हब इथे झाल्यावर कार्गो करता गुड्स करता खापरीत जावं असं मी बोललो होतो. पण आता MMRD झाली, NMRD आणि नागपूरचा विस्तार झाला जो लक्षात घेता आता मला असं वाटतं की सिंधी रेल्वे हेच लॉजिस्टिक हब करावं. आणि म्हणून मग मी NHAIला ते जो शिपिंग मिनिस्ट्रीचं जे होतं तिथे त्यांनी आता त्यांच्याशी MOU केलेला आहे. MOU किया ना मार्चपर्यंत बीड काढतोय. आणि तिथेच आम्ही बाजूला आता जागा वेळ पडली तर आमच्याजवळ 200-300 एकर जागा अजून जागा घेऊ. आणि सिंधी रेल्वे हे पुढल्या काळात नागपूरचं मोठं लॉजिस्टिक कार्गो हब हे डेव्हलप करायचा प्रयत्न करू. त्यामुळे आता बुटीबोरी आणि खापरी, बुटीबोरी आणि नागपूरच्या मध्ये जे स्टेशन्स आहेत ते जसं मुंबईमध्ये नाही का आपण दादर, घाटकोपर, मग कल्याण, डोंबिवली, ठाणे शहरं तयार झाले, तसे आता बुटीबोरी टू नागपूरमध्ये आणि नागपूर टू कन्हानमध्ये आणि नागपूर टू कळमेश्वरमध्ये आणि नागपूर टू सावनेरमध्ये ही जी आपण ब्रॉडगेज मेट्रो चालवू, याच्यातून छोटे छोटे कॅटेलिस्ट नवीन असे स्मार्ट सिटीज तयार होतील. मौदा आणि त्या मौद्या नागपूर टू मौदापर्यंत. आणि त्याच्यानंतर एक प्लॅन नागपूर हळूहळू विकसित होत जाईल. ते पुढल्या 10-15 वर्षात होईल. त्यामुळे आता आपण कार्गो जे आहे तो बाहेर काढला आहे. हा असं तुम्ही कसं म्हणता? मी स्वतः लक्ष घालून माझ्याकडे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजचं कार्यालय आहे. आता बिचारा मंडलेकर आज हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहेत ते चेन्नईला, त्याच्याकडे काम दिलेलं आहे. मी आज माझ्याकडे तुम्ही आले तर माझ्या कॉम्प्युटरवर 56,000 लोकांना नोकऱ्या दिल्या. मी नाही दिल्या 56,000, पण मिळालेल्या आहेत मियानमध्ये. आणि आता मी प्रत्येक येणाऱ्याला सांगतो की तुझ्या कंपनीत मी लिस्ट पाठवीन, त्याच लोकांना घ्यायचं. आणि रोज नागपूरचे ITI इंजिनियर, पॉलिटिक्स सगळे मुलं त्यांना काम मिळतं. तर मी त्यांच्याकडे सातत्याने काम, रोज मला आताही सकाळी 25 ॲप्लिकेशन मिळालं. आपण मेट्रोमध्ये आपले लोक लावलेत. तर कुठेही प्रायोरिटी नागपूर आणि विदर्भ इथल्याच तरुणांना या सगळ्या याच्यात काम आहे. आता जी मेट्रो देणार आपण ब्रॉडगेज, त्यात मला 2 लोकांनी ऑफर केला की 30 मेट्रो आम्ही विकत घेऊन लावायला तयार आहे. एकाने मी 5 मेट्रो घेतो पुण्याच्या, मी म्हटलं नाही. तर ही 30 मेट्रो ज्या आहेत ब्रॉडगेज 36 कोटीची एक आहे. तर ही नागपूर आणि विदर्भातल्याच युवकाला देण्याचा माझा प्रयत्न आहे, MSMEतून लोन काढून देखील. त्याच्यामुळे पूर्ण प्रायोरिटी आहे की विदर्भातल्याच मुलांना रोजगार मिळाला पाहिजे, या प्रोजेक्टचा फायदा मिळाला पाहिजे. याच्यात माझं अंडरस्टँडिंग क्लिअर आहे. त्यामुळे बाहेरून आहे, पण आपल्या इथे ज्या कामाकरता आपल्या इथून लोक उपलब्ध होणार नाही तिथून बाहेरून लोक आणावं लागतील. मला वाटतं आपण सगळ्यांनी जेवण करून जरूर जावं. आपल्या सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद आणि नमस्कार. आणि या प्रोजेक्टला आपण सगळ्यांनी मदत करावी अशी विनंती आहे. प्रोजेक्टच्या विरोधात लेख मला चालवू नये. काही ॲडव्हर्टाइजमेंट वगैरे तुम्हाला लागेल छापायला तर त्यांना द्यायला सांगेन मी. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें. और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24.